स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्णमाला के पार्ट 1 को पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर ले जाकर छोड़ा था मात्रा, जो कालमान के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो को छोड़ा था और यहाँ से हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इनके प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, और उदाहरण पढ़ेंगे, और इसका जो अन्य नाम होता है उस नाम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है गुरु स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हमारे एग्जाम में सीधा सीधा हमसे पूछता है कि जो कालमान के आधार पर या फिर मात्राओं के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लघु स्वर जो है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम लघु स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो लघु स्वर होता है वो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, यानी ये जो 4 स्वर होते हैं, इन्हें ही हम लोग ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं गुरु स्वर की। तो जो गुरु स्वर होता है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। यानी बड़ा आ, बड़ी, ऊ, ए, ओ और औ, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं या फिर द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है 2 मात्रा लगी होती है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्वर की बात करते हैं, जो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो मतलब होता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जैसे ओम, यानी मंत्रों में इनका उच्चारण होता है। सबसे ज़्यादा जो प्लुत स्वर का उच्चारण होता है वह मंत्रों में होता है। जैसे एक शब्द है ओम, ओम के बीच में जो डा की तरह दिखने वाली आकृति है, यही क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। यानी जैसे ओम, यानी इस तरीके का जो साउंड आ रहा है, यही क्या है? प्लुत स्वर होता है, जिसमें 3 मात्रा लगती है या तिगुना समय लगता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर का विभाजन देखेंगे। दीर्घ स्वर का विभाजन किस तरीके से किया गया है, इस चीज़ को हम समझते हुए देखेंगे कि जो मूल दीर्घ स्वर होता है, इसे ही हम सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो एक जाति से आते हैं, यानी ऐसे स्वर जो एक जाति से आते हैं, एक जाति से आने वाले, एक जाति के। ठीक है, यानी एक जाति की। जैसे आ और आ को मिलाया गया, आ और आ को जब मिलाया जाता है तो बड़ा आ बनता है। ऐसे छोटी छोटी को दो छोटी को मिलाया जाएगा तो बड़ी ई बनेगा। ठीक है, ऐसे बड़ा ऊ, जब 2 बड़े ऊ को मिलाया जाएगा तो एक बड़ा ऊ बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सजातीय स्वर कहते हैं या फिर मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति से आते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। अब हमको एक चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। पहला कि विजातीय स्वर क्या होता है, और दूसरा संयुक्त स्वर क्या होता है। तो जो संयुक्त स्वर होता है, ए, ऐ, ओ और औ होता है, और जो विजातीय स्वर होता है, ए, ऐ, ओ, औ, यही होता है। इसको सजातीय स्वर, इसको विजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 जाति के स्वरों से मिलकर के बनता है। जैसे ए बनाने के लिए आ और ई मिलेगा तब ए बनेगा। जैसे आ और ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। यानी ए का निर्माण किससे हुआ? 2 जाति के स्वरों से, यानी दो अलग अलग समुदाय के स्वरों से मिलकर के ए का निर्माण होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर या फिर विजातीय स्वर कहते हैं।
और जो मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर होता है ये एक जाति का होता है, यानी अ और अ मिलकर के बनता है बड़ा आ। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सजातीय स्वर कहते हैं और इसको विजातीय स्वर कहते हैं। इसी को ही हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि यह दो स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनने के वजह से इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं और विजातीय स्वर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीभ के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। यानी जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, या फिर इसको हम जिह्वा मूलीय स्वर कह सकते हैं। तो जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। यानी एक जीभ होती है ऐसे, यहाँ पर जो स्वर होता है इसे हम अग्र स्वर कहते हैं, यहाँ पे जो स्वर होता है इसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और यहाँ पे जो स्वर बिलोंग करता है, जो स्वर यहाँ पर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। अब हम लोग अग्र स्वर की बात करते हैं, तो जीभ का अगला भाग कार्यरत होता है इसमें, यानी जीभ का जो अगला भाग होता है वह काम करता है। और ये जो स्वर होते हैं ई ए, यानी एक छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए, ये जो होता है अग्र स्वर होता है। यानी इनका जो उच्चारण होता है जीभ के अगले हिस्से से होता है, किसका, अग्र स्वर का उच्चारण जो होता है। और जो मध्य स्वर होते हैं, मध्य स्वर में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है। ठीक है, यानी जो जीभ का मध्य भाग होता है यह काम करता है किस चीज़ के लिए, ये हमारा मध्य स्वर होता है इसके उच्चारण करने के लिए। और यह केवल क्या होता है, एक होता है। यानी इस तरह से हमारी जीभ होती है, ये अग्र स्वर हो जाता है, ये पश्च स्वर मध्य स्वर हो जाता है, और ये पश्च स्वर हो जाता है। ठीक है, यानी मध्य स्वर के उच्चारण के लिए जो जीभ काम करती है वो मध्य भाग का जीभ काम करती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये आ होता है। ठीक है, और अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्च स्वर की। पश्च स्वर में जो पिछला भाग कार्यरत होता है, जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है इसका उच्चारण करने के लिए। अब ये होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। यानी ये जो 5 स्वर होते हैं, इन्हीं 5 स्वरों को हम लोग पश्च स्वर कहते हैं, और इन 4 स्वरों को हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर में केवल एक स्वर होता है, वो होता है छोटा आ होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओष्ठ या होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछने वाली चीज़ें हैं। जैसे आपका जो है ये अग्र स्वर पूछ लेगा कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, विकल्प दे देगा कुछ, जिसमें मध्य स्वर होंगे, पश्च स्वर होंगे, और फिर आवृतमुखी और वृत्तमुखी स्वरों को दे दिया जाएगा, और उनमें से पूछा जाएगा कि अग्र स्वर क्या होते हैं। तो जब आप अग्र स्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होठ या होस्ट के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्वर होता है ये आवृतमुखी होता है, और दूसरा वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी से क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम लोग जो होठों के आधार पर स्वर होता है इसके हम लोग प्रकार समझेंगे और इसकी परिभाषा को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हों। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्ज़ाम्स में। जो आवृत्तमुखी स्वर होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जो वृत्तमुखी स्वर होता है, जो वृत्तमुखी स्वर होता है, इसके उच्चारण में जो होठ होता है ये गोलाकार होता है या फिर वृत्तमुखी होता है। ठीक है, यानी इसको उच्चारण करने में या बोलने में मुख हमारा कैसा होता है, गोल होता है। आप इन वर्णों को सीधा सीधा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से बोल करके कि होठ का आकार कैसे बन रहा है, मुंह का आकार कैसे बन रहा है, और सांसों में अवरोध कैसा है, कहाँ कहाँ से किस किस स्वर तंत्रियों से हमारे शब्दों का, हमारे वर्णों का उच्चारण हो रहा है।
यह आप सीधा सीधा केवल परिभाषा को रटने के बजाय आप खुद से एक बार जब कोशिश करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। अब जैसे आप वृत्तमुखी स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, यानी अ, आ, ई, ए। अब हम बात करते हैं वृत्तमुखी स्वर। इसके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं, जैसे ऊ। आप जब ऊ बोलेंगे, चाहे छोटा ऊ बोलें चाहे बड़ा ऊ बोलें, तब भी क्या होगा, आपका जो मुख होगा, आपका जो मुंह होगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्तमुखी यानी गोल मुंह बन जाएगा। अब जैसे ओ, औ, तब भी क्या होता है, अंत में जो आपका मुख होता है वो गोल ही होता है, इसीलिए हम इसको वृत्तमुखी कहते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्तमुखी स्वर क्या होता है, जिसमें तीन विकल्प जो अवृत्तमुखी के आ जाएंगे और एक जो ऑप्शन आता है आपका, एक विकल्प आता है वो वृत्तमुखी का आ जाता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमको हमारे नोट्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा हम लोग वर्णों का उच्चारण करेंगे, उसी से हमारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। अब जैसे वृत्तमुखी स्वर हमने क्या बताया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे मुख विवर के आधार पर। मुख विवर क्या होता है, मुख विवर का मतलब होता है मुख खुलने के आधार पर, यानी जो मुख विवर स्वर होते हैं या फिर इनको हम कहते हैं मुख खुलने के आधार पर, ये जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी हमारा मुख कम खुल रहा है, ज़्यादा खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, इन सारी चीज़ों पे जो बेस्ट स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, हम लोग इस वीडियो को चाहते तो आधा घंटे में टोटल ख़त्म कर देते हैं हिंदी वर्णमाला को पढ़ के, लेकिन हम लोगों के पढ़ने का जो उद्देश्य है कि हम किसी भी परीक्षा में बैठें तो कम से कम समय में पढ़ी हुई चीज़ों से हम लोगों का एग्ज़ाम में 100% स्कोर आए। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बाकी ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है। मुख विवर खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समृत स्वर। समृत स्वर यानी उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, मुख द्वार सकरा होता है, यानी जो हमारा मुख द्वार होता है, जो इन वर्णों को बोलने में जो हमारा मुख होता है वो लगभग बंद रहता है, यानी हल्का खुला होता है। जैसे ई, ऊ, यानी मुख द्वार क्या है, मुख द्वार बंद रह रहा है, लगभग बंद रह रहा है। ठीक है, सकरा होता है। हम लोग देखेंगे अब अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर में क्या होता है, समृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, यानी समृत स्वर में सबसे कम मुख खुलेगा, बहुत ही हल्का, जो मुख बिल्कुल मुख द्वार जो होता है वो सकरा रहता है। और अर्ध समृत में क्या होता है, समृत की अपेक्षा जो मुख होता है वो थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ, यानी आपका जो मुख होता है जब आप इसका उच्चारण करेंगे और इनका जब उच्चारण करेंगे, इन दोनों की अपेक्षा इसमें मुख आपको ज़्यादा खुला हुआ महसूस होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग अर्ध समृत स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विवृत स्वर क्या होता है। विवृत स्वर का मतलब होता है उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुला रहता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख हमारा सबसे अधिक खुला रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम लोग विवृत स्वर बोलते हैं। और इसका जो उच्चारण होता है, जैसे आप बड़ा आ, यानी आ को जब बोलेंगे आ, आपका मुख सबसे ज़्यादा खुलेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर का मतलब मुख सबसे ज़्यादा खुला रहता है और ये जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है वह बड़ा आ होता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्धविवृत स्वर क्या होता है। अर्धविवृत स्वर में विवृत से कम तथा अर्ध समृत से अधिक मुख खुलता है। ठीक है, यानी जो इसकी परिभाषा है अर्धविवृत स्वर की, विवृत से कम तथा अर्ध समृत से अधिक मुख खुलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धविवृत स्वर बोलते हैं। और जो यह स्वर होते हैं अ, ए, ओ, यानी अ को ही हम लोग आगत स्वर कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछता है कि आगत स्वर कौन से होते हैं। आगत स्वर का जो मतलब होता है वो होता है आए हुए शब्द,
यानी जो आए हुए वर्ण होते हैं, यानी किसी और भाषा से आए हुए शब्दों को ही हम लोग आगत स्वर कहते हैं। और ये केवल एक होता है जो होता है अ, यानी क्या होता है अ, ठीक है। ये एक अपवाद होता है किस चीज़ का, अर्ध विपरीत स्वर का ही एक अपवाद है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, अन्य विशिष्ट स्वर कौन कौन से होते हैं। हम अन्य विशिष्ट स्वर के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट स्वर, ये हमको पॉइंट बहुत ज़्यादा सोचने समझने का नहीं है। हमारे एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उदासीन स्वर या शहीद स्वर या केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं, आ को कहते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, एक होती है। यानी उदासीन स्वर, शहीद स्वर या फिर केंद्रीय स्वर एक होता है और वो होता है अ, ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या होता है, य और व को ही हम लोग अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। और ये अर्धस्वरों को किसने दिया है, भोलानाथ तिवारी ने बताया। यानी भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो अर्धस्वर होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है य और दूसरा होता है व, ठीक है। हमने पिछली कक्षा में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि भोलानाथ तिवारी ने अर्धस्वर दो तरीके के दिए हैं, य और व को। प्राकृतिक स्वर क्या होते हैं, प्राकृतिक स्वर मतलब जो प्रकृति में सेम होते हैं बिल्कुल, जिसमें कोई किसी प्रकार की काट छाट नहीं होती, किसी प्रकार का उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक स्वर बोलते हैं। और ये होते हैं अ, ई और उ, ये तीन प्रकार के हमारे प्राकृतिक स्वर होते हैं जिनको हम लोगों को अच्छे से जानना समझना चाहिए। प्राकृतिक स्वर की मतलब बात आएगी तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि ऐसा स्वर जिसमें कोई काट छाट संभव नहीं है, जिसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है, उसे हम लोग प्राकृतिक स्वर कहते हैं। और ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। इसलिए हमको इस चीज़ को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग व्यंजन पे आ गए हैं। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन यानी जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जो मतलब होता है जो स्वरों की सहायता से ले करके बोले जाते हैं, यानी जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जो खुद की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये परतंत्र होते हैं, यानी दूसरे के अधीन होते हैं। अगर इनके पास अपना स्वर ना हो तो इनका उच्चारण करना संभव ही नहीं है। जैसे हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कोई भी स्वर आप उठा लीजिए, जैसे आप माँ उठा लीजिए, कोई भी ले लीजिए वर्ण, माँ को जब आप अलग अलग करोगे, माँ का उच्चारण करोगे माँ माँ, यानी माँ के साथ आ का भी उच्चारण हो रहा है, ठीक है। यानी व्यंजन का जो मतलब होता है, इनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, ठीक है। अगर हम इस व्यंजन को स्वर के साथ अलग करते हैं, यानी ये जो हमारा व्यंजन है इसको हम लोग स्वर के साथ अलग करते हैं, जैसे ही हम इसमें स्वर हटाएंगे वैसे ही व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और माँ के नीचे हलंत लग जाएगा और फिर इस माँ का उच्चारण कर पाना असंभव है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, जो हमारा व्यंजन होता है ये ऐसी चीज़ होता है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। और जो हमारे स्वर होते हैं वो बिल्कुल अबाध रूप से विचरण करते हैं, उन्हें किन्हीं वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उच्चारण करने के लिए। यही एक दो मेजर डिफरेंस होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन में, जिसको हमको समझना होगा, क्योंकि ताकि हमारे जो आने वाले एग्जाम में हमको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन भी ना हो और हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। यानी क से लेकर के माँ तक को क्या ही हम बोलते हैं, हम लोग क से लेकर के माँ तक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और जो उसमें व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, स स स और हा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसमें व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उसमें व्यंजन क्या होते हैं, स स स ह, 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, य र, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल और व होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कुल व्यंजनों की संख्या टोटल 40 होती है।
और जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ये लोग हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन को हम बोलते हैं ड और ढ, ये 2 होते हैं और जो विशिष्ट व्यंजन जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब वीडियो हम लोगों की ज़्यादा लंबी हो रही है बच्चों, लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन जो होता है, जो व्यंजन कंठ, ताल, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिन्हें हमने का से डिनोट किया था, ठीक है। अब हम लोग इसके जो उच्चारण स्थान को हम लोग देख लेते हैं वर्णों के। यानी जो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वो कंठीय होता है, यानी कंठ से बोला जाता है, जिसका जो सूत्र होता है हम लोगों को याद करना होता है केटीएम दा, केटीएम दो यानी केटीएम दो, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। यानी क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है, यानी क ख ग घ अंगा, इसी को हम लोग क वर्ग बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य होता है, तालु से होता है, जिसे हम लोग च वर्ग कहते हैं, यानी च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग की बात आती है के टी यम, यम यानी मूर्धा की बात किया जा रहा है। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़ यानी मूर्धन्य हो गया। त वर्ग की बात करेंगे तो त वर्ग जो आता है वो दंतीय होता है, यानी दंत से इसका उच्चारण स्थान होता है, यानी त, थ, द, ध, न को हम लोग दंतीय कहते हैं, ठीक है। और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है वोष्ठीय, यानी प, फ, ब, भ और म, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं जिनको जानना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन आता है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? पहला क्या है? ई स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? बाकी सब पुल्लिंग माने जाते हैं, परंतु ई री ये 3 क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि को मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई और वर्ण को लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 53 होती है। समानतम मानक संख्या जो होती है 53 होती है। मानक संख्या तो 52 ही होती है, लेकिन अब 53 हो गई क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन जाकर के जुड़ गया है, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा होता है? संयुक्त स्वर जो होता है वो है अ, यानी संयुक्त स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ, हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, मूर्धन्य स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धन्य स्वर का उच्चारण स्थान जो होता है वो री होता है, यानी री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ये ह्रस्व स्वर है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।